ब्रैन नाम के सोल्जर को बेहोश देखते हैं। काफी देर तक बेहोश रहने के बाद जब उसको होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता आखिर उसके साथ क्या हुआ था, कि वो यहाँ पर कैसे आया, कुछ पता नहीं। ब्रैन के सामने उसका कुत्ता भी मौजूद होता है, लेकिन जिस भी चीज से ब्रैन गुजरा था उसने उसकी याददाश्त को कम कर दिया था, जिससे ब्रैन अपने कुत्ते तक को नहीं पहचान पाता। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उसको चारों तरफ अजीब सा धुआं फैला हुआ दिखाई देता है। वो धुआं इतना गहरा कि हाथ को हाथ दिखाई ना दे। तभी वो कुत्ता किसी चीज को देखकर उसकी ओर भागता है। ब्रैन उसको आवाज लगाते हुए कहता है कि रुक जा, लेकिन वो कुत्ता नहीं रुकता। और जब ब्रैन उसको ढूंढने के लिए जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी चीज ने कुत्ते पर ऐसा हमला किया था कि वहां सिर्फ कुत्ते का कंकाल बचा होता है। पूरा शरीर कुछ ही सेकंड्स के अंदर खत्म हो गया था उसका। देखने के बाद तो ब्रैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या चीज थी जो पल भर में ही जीते जागते कुत्ते को कंकाल बना दिया। ब्रैन इतना घबरा चुका था कि तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में हम एव नाम की महिला को देखते हैं जो कि एक टीचर है। उसको प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि आपके खिलाफ शिकायत आई है कि आप बच्चों को फिजिकल रिलेशनशिप और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में गलत तरह से बता रही हो। आपके बताने के इस तरीके की वजह से बच्चों के अंदर गलत चीजें देखने की इच्छा भी बढ़ने लगी है, इसलिए पेरेंट्स की शिकायत की वजह से आपको स्कूल से निकाला जा रहा है। सुनने के बाद एव काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो तो अपनी तरह से बिल्कुल सही बता रही थी, लेकिन बच्चों ने उस चीज को गलत एंगल से ले लिया, इसीलिए वो उदास होकर घर आ जाती है, जहाँ उसका पति केविन उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम किसी और जगह ट्राई कर लेना। अब एव और केविन अपनी बेटी एलेक्स को फुटबॉल मैच देखने के लिए लेकर जा रहे होते हैं, जो कि एलेक्स के स्कूल के बच्चों के बीच खेला जा रहा था। और एलेक्स काफी ज्यादा खुश भी थी, लेकिन केविन को एक चीज पर डाउट था कि एलेक्स को अचानक से फुटबॉल कैसे पसंद आ गया। पहले तो ये फुटबॉल देखती नहीं थी, और तब मैच में आने के बाद केविन को वजह भी मालूम पड़ जाती है, क्योंकि उसी फुटबॉल टीम में जे नाम का लड़का मौजूद है जिसको एलेक्स पसंद करती है, और उसी का मैच देखने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी। मैच खत्म होने के बाद जे की टीम ये मैच जीत जाती है, और इसी जीत की खुशी में जे एलेक्स को उसके घर पर होने वाली पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, पर एव इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि जे उसको सही लड़का नहीं लग रहा था। ऊपर से एलेक्स अभी सिर्फ 16 साल की है, इसलिए पार्टी वगैरह में जाना उसके लिए सही नहीं होगा। ये सुनने के बाद एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है अपने पेरेंट्स पर, और गुस्से में वो घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे एक बंदे ने पकड़ कर रखा हुआ है। वो कहता है कि बता मेरा पैसा कहाँ पर है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। लेकिन मिया उसको बताने के लिए तैयार नहीं होती, और तुरंत ही उसके हाथ में जो लगता है उसे बंदे के अंदर घुसा देती है, जिससे वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद मिया उसकी गन को छीनकर वहां से भाग निकलती है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि मिया नशेड़ी है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर ब्रैन भागते भागते जंगल से बाहर आ जाता है, और थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। तो वो अंदर जाकर पुलिस वालों से कहता है कि कुछ तो खतरनाक चीज है जो तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा है, हमें उसे रोकना होगा, इसीलिए जल्दी मुझे गन दो ताकि मैं उसे मार पाऊं। ये सुनकर पुलिस वाले ब्रैन को पकड़कर जेल में डाल देते हैं, कि लगता है दिमाग घूम गया इसका, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। 2-4 दिन अंदर रहेगा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। ब्रैन तो बस चिल्ला रहा होता है कि तुम गलती कर रहे हो, मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे बाकियों को भी आने वाले खतरे की चेतावनी देनी है, वरना सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ से अगले सीन में एलेक्स अपने कमरे में उदास बैठी होती है। उसकी उदासी केविन से देखी नहीं जाती, तो वो एलेक्स से कह देता है कि ठीक है, तुम पार्टी में जा सकती हो, पर हाँ, अपने दोस्त एंड्रियन को साथ लेकर जाना, और कुछ भी हो शराब बिल्कुल मत पीना। ये सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो पापा तो मेरी साइड हैं कम से कम, और एड्रियन के साथ वो पार्टी में चली जाती है। एड्रियन की बात करें तो उसकी लड़कियों जैसा मेकअप करना और लड़कियों के साथ रहना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी इसी हरकतों की वजह से उसके घर वाले उससे बात तक नहीं करते, इसीलिए एड्रियन सिर्फ एलेक्स के साथ ही रहता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। अब पार्टी में आने के बाद जे एलेक्स के पास आता है और बड़े प्यार से उसको शराब पीने के लिए कहता है। एलेक्स का क्रश उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, तो अपने पिता की बात को टालकर वो ढेर सारी शराब पी जाती है, जिससे वही होता है जिसका केविन और एव को डर था। सुबह सुबह जब एलेक्स घर आती है तो वो काफी ज्यादा डरी भी होती है। उसकी हालत देखकर केविन और एव समझ जाते हैं कि रात को पक्का एलेक्स के साथ कुछ हुआ है। उसकी माँ एव तो केविन पर बहुत चिल्लाती भी है कि मैंने मना किया था ना, मत भेजना उसको पार्टी में, लेकिन तुमने भेजकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया केविन। केविन बेचारा खुद सदमे में जा चुका था कि ये सब क्या हो गया। वो एलेक्स से पूछता भी है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया बेटा। घबराते घबराते एलेक्स उससे कहती है मुझे होश नहीं था, पर एडन ने बताया कि जे मुझे कमरे में लेकर गया था। बस दोस्तों, ये सुनने के बाद केविन तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है ताकि जे के खिलाफ शिकायत कर पाए। लेकिन पुलिस वाले केविन की बात पर उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि जे का पिता कोनर खुद एक पुलिस ऑफिसर है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि जबरदस्ती के कोई निशान थे ही नहीं, इसीलिए ये केस आगे बढ़ नहीं पाता।
केविन कहता रह जाता है कि एलेक्स बेहोश थी तो कैसे जबरदस्ती के निशान आएंगे बताओ, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। इधर केविन के पड़ोस में रहने वाले बूढ़े कपल मैरी और जेम्स जब लेक के किनारे बैठे होते हैं तभी अचानक से लेक में मौजूद सारे मेंढक बाहर निकलकर आने लगते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि अचानक ये सब क्या हो गया। जो मेंढक पानी से बाहर निकल कर आ रहे हैं, मेंढक के साथ साथ आसपास उड़ रहे कीड़ों और पक्षियों में दोस्तों अजीब अजीब सी हलचल भी मच जाती है, मानो कुछ बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। मैरी और जेम्स एकदम दोनों बुजुर्ग हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये किसी बड़ी तबाही का कोई संकेत तो नहीं है। दूसरी तरफ मिया एक घर में घुस जाती है जहाँ पहले उसकी कोई पहचान वाली महिला रहा करती थी, जो कि फिलहाल तो मर चुकी है। घर में आने के बाद मिया को पता होता है कि कहां पर उस महिला ने पैसे छुपा कर रखे होंगे, इसीलिए वो उन पैसों को लेने की कोशिश करती है। साथ ही उसे घर के सारे रास्ते पहले से पता होते हैं, मानो कि वो इसी घर में रहती है और यहाँ पर रहने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही माँ होगी। पर किसी नाराजगी की वजह से वो अपनी माँ का नाम तक नहीं ले रही। लेकिन जैसे ही मिया उन पैसों को लेने वाली होती है तभी घर का नया किराएदार वहां पहुंच जाता है, जो मिया को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रही हो। वो तुरंत पुलिस को फोन करके मिया की शिकायत कर देता है कि एक लेडी मेरे घर में चोरी करने के इरादे से घुस आई है, मैंने उसको पकड़ भी लिया है, इसलिए आप जल्दी आ जाइए। अब पुलिस तो मिया को उस बंदे की हत्या की वजह से पहले से ही ढूंढ रही थी, इसीलिए वो मिया को तुरंत पकड़कर जेल में डाल देती है। जिसके बाजू वाले सेल के अंदर ब्रायन मौजूद होता है। वो मिया से भी कहने लगता है कि तबाही आने वाली है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि लोगों को बचा पाए। मिया भी उसको पागल समझने लगती है कि शायद सटिया गया है ये, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। इधर एव एलेक्स को लेकर अपनी माँ के घर के लिए निकल जाती है ताकि ट्रॉमा से एलेक्स बाहर निकल पाए। उसके जाने के बाद केविन पुलिस स्टेशन जाता है ये जानने के लिए कि जे के खिलाफ कार्रवाई चल भी रही है या फिर नहीं। और वहां पर आने के बाद उसको एड्रियन दिखाई देता है, जिसको पुलिस वाले पूछताछ के लिए बुलाए थे। वो लोग उससे पूछताछ कर रहे होते हैं कि तभी स्टेशन के बाहर से उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। जे के पिता कोनर और एक दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ साथ केविन भी बाहर आकर देखता है कि आखिर हो क्या रहा है। और तब बाहर उन्हें सामने से वही धुआं आते हुए दिखाई देता है, जो कि बहुत ही गहरा होता है। तीनों हैरान कि ये क्या चीज है। उन्हें लगता है कि शायद कहीं से गैस वगैरह लीक हो गई होगी। कोनर और केविन तो स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। एड्रियन से बात करने पर दूसरा ऑफिसर वहीं पर रुकता है। उसको वीडियो बनाने का मन कर रहा था क्योंकि ऐसी चीज उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन दोस्तों जब वो वीडियो बना रहा होता है ना, तभी एक के बाद एक करते हुए सारे कॉकरोचेस उस पर हमला कर देते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर अंदर से केविन और कोनर तुरंत बाहर आते हैं, जिन्हें वहां पर वो ऑफिसर मरा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर में कॉकरोचेस ने घुस घुस कर उसकी जान ले ली थी। ये देखकर कोनर की तो हालत खराब। वो समझ चुका था कि ये धुआं कुछ तो अजीब है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भाग निकलता है। लेकिन केविन उसके साथ नहीं जाता क्योंकि स्टेशन के अंदर एड्रियन भी मौजूद है। अभी वो एड्रियन को लेकर जैसे जाने वाला होता है, उसको जेल में मौजूद ब्रायन और मिया भी दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि प्लीज हमें भी बाहर निकालो, हमें मरना नहीं है। केविन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तब भी उसे दोनों पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उन्हें जेल से बाहर निकालकर अपने साथ शामिल कर लेता है। इधर वो बुजुर्ग मैरी और जेम्स भी जब घर जा रहे होते हैं तब धुआं उनको भी घेर लेता है। वो दोनों कुछ समझ पाते तभी वहां पर एक पागल आदमी आ जाता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी खुद के होश ही में नहीं है। इसीलिए वो बेचारे जेम्स को सबसे पहले शॉट करके मार देता है और उसके बाद वो खुद को भी शूट कर देता है। मैरी तो बस देखती रह जाती है और उसकी आंखों के सामने ही जेम्स मर चुका था। दूसरी तरफ एव और एलेक्स जब कुछ सामान लेने के लिए आते हैं तभी वहां भी धुआं आ जाता है, इसलिए एव और एलेक्स मॉल के अंदर आ जाते हैं, जहां आने के बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना ही बंद कर देते हैं। फोन में नेटवर्क तक नहीं होता, जिससे वो लोग किसी से कनेक्ट भी नहीं कर पाते। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये धुआं क्या चीज है। मॉल के अंदर एक महिला भी होती है जो अपने बेटे के साथ आई हुई थी। बाकी लोग उसको मना कर रहे होते हैं कि धुएं में बाहर मत जाओ, लेकिन तब भी वो महिला बाहर चली जाती है और कुछ सेकंड्स के बाद महिला के चिल्लाने की सिर्फ आवाज ही आती है। वो महिला भागते हुए जैसे मॉल के गेट पर आती है ना, सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं उसे देखकर, क्योंकि किसी ऐसी चीज ने उस महिला पर हमला कर दिया था कि उससे महिला का पूरा जबड़ा निकल गया था। बड़ी बेरहमी से उस पर हमला किया गया था ऐसा। तभी पीछे से कोई चीज उस महिला को घसीटकर सीधे लेकर जाती अपने साथ। पूरे मॉल के अंदर सन्नाटा छा चुका था कि आखिर ये थी क्या चीज जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी। मॉल में मौजूद सारे लोगों के अंदर दहशत फैल जाती है। इधर केविन और बाकी अब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता उनको मिल ही नहीं रहा था। वो लोग पुलिस की गाड़ी की चाबियां ढूंढने में लग जाते हैं ताकि यहाँ से बाहर जा पाए। तभी वहां वो ऑफिसर आ जाता है जिस पर कॉकरोचेस ने हमला किया था। वो तो ज़ॉम्बी की तरह बनकर केविन को मारने की कोशिश करता है, पर तब तक बाकी लोग उस ऑफिसर का खेल खत्म कर देते हैं और केविन को बचा लेते हैं। दूसरी ओर कोनर जब धुएं से बचकर भाग रहा होता है ना, तभी उसकी गाड़ी से एक जानवर आकर टकरा जाता है। वो जानवर भी मरा हुआ दिखाई दे रहा होता है, मानो उस जानवर को जबरदस्ती कोनर की गाड़ी पर फेंका गया हो। जानवर का शरीर अलग अलग जगहों पे फटा होता है।
उसकी अंतड़ियां बाहर निकली होती है। कॉनर की तो हालत खराब उसको देखकर, और वो अपनी गाड़ी को छोड़कर पैदल ही भागने लग जाता है। अगले सीन में एव और एलेक्स जब मॉल के अंदर फंसे होते हैं, तब उन्हें वहां जे दिखाई देता है, जो खुद भी यहाँ पर फंस चुका था। उसको देखकर ना एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाती है बेचारी। मॉल का मैनेजर मैक्स सारे लोगों से कहता है कि देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग शांति बनाए रखो, पुलिस हमें बचाने के लिए जरूर आएगी। मुझे आप में से कई लोगों की जरूरत पड़ेगी जो मॉल के सारे दरवाजों को बंद करने में हमारा साथ दे, ताकि ये धुआं मॉल के अंदर ना आ पाए। एव को भी एक चाबी दी जाती है ताकि वो मॉल के पीछे के दरवाजे को बंद कर पाए। इसीलिए एव, एलेक्स और मॉल में मौजूद एक महिला जिसका नाम किमी है, उसके साथ दरवाजा बंद करने के लिए चली जाती है। सारे दरवाजे तो बड़ी सावधानी से बंद कर देती है, लेकिन तब सिक्योरिटी हॉल के अंदर उन्हें एक सिक्योरिटी ऑफिसर की लाश दिखाई देती है, जिसे भी बुरी तरह से मारा गया था। और वहां भी धुआं मौजूद होता है, लेकिन दरवाजा बंद करने की वजह से धुआं सिक्योरिटी हॉल तक ही मौजूद था। ये देखकर तीनों डर जाते हैं और तुरंत भागकर मेन हॉल में आते हैं। उन्हें डरा हुआ देखकर सभी उनसे सवाल करते हैं कि क्या हो गया, तो एव उनको सारी बातें बता देती है। अब मैक्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि सिक्योरिटी रूम तो मॉल के अंदर है, फिर वहां धुआं कैसे पहुंच गया। सभी कहते हैं कि हमें पुलिस को बताना ही होगा कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, ताकि वो हमें आकर बचा ले, लेकिन किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, जिससे वो पुलिस को कैसे कांटेक्ट कर पाए। तो मैक्स कहता है कि मॉल के अंदर एक इमरजेंसी रेडियो है, जिसकी मदद से हम पुलिस को बता सकते हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन एक गड़बड़ी है, ये रेडियो सिक्योरिटी हॉल के अंदर गार्ड्स के केबिन में मौजूद है, वहां जाकर किसी को वो रेडियो लेकर आना होगा। सभी की हालत खराब दोस्तों ये सुनकर। वहां कोई भी जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी को पता है कि जो जाएगा मारा जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भी कंफर्म करना था कि रेडियो अभी भी वहां मौजूद है या फिर नहीं। तो जे मॉल में मौजूद ड्रोन को सिक्योरिटी रूम में भेज देता है, ताकि रेडियो को ढूंढ पाए और साथ ही ये भी पता लगा सके कि आखिर वहां धुआं कैसे आया। ड्रोन जितना अंदर जाता है ना, धुआं उतना ही ज्यादा गहरा हो जाता है, जिससे ड्रोन का कंट्रोल बिगड़ने लग जाता है। लेकिन तब भी जे जैसे तैसे सिक्योरिटी रूम तक ड्रोन को पहुंचा देता है, जहां की खिड़की टूटी होती है और उसी के जरिए धुआं अंदर आया है। वहां किस्मत से रेडियो तो मौजूद होता है, लेकिन वहां पर एक और गार्ड की लाश पड़ी थी, जिसकी एक आंख भी गायब होती है, मानो आंख के अंदर ही उसने खुद को गोली मार ली हो। तभी ड्रोन पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है, जिससे अब वो चलना ही बंद हो जाता है। तो अब रेडियो कंफर्म होने के बाद बारी थी कि कौन अंदर जाकर रेडियो लेकर आएगा। मैक्स एक लॉटरी सिस्टम बनाता है और मॉल में मौजूद सारे लोगों का नाम एक पेपर में लिखकर बैग में डाल देता है। जिसका नाम आएगा उसे वो रेडियो लेने जाना होगा। बदकिस्मती से एव का ही नाम उसमें निकल जाता है, इसीलिए वो बेचारी एलेक्स से कहती है, बेटा तुम तब तक किमी आंटी के साथ रहो, मैं रेडियो लेकर आती हूँ। मॉल में मौजूद एक दूसरा बंदा एव के अकेले होने की वजह से वो भी उसके साथ रेडियो जाने को तैयार हो जाता है। ये देखकर तब एव को थोड़ा सुकून मिलता है कि कोई तो है जो मेरे साथ है। दूसरी ओर दोस्तों, केविन और बाकी को पुलिस की गाड़ी की चाबी मिल जाती है, इसीलिए वो सभी तुरंत गाड़ी में सवार होकर वहां से भागने लगते हैं। केविन गाड़ी मॉल की ओर लेकर जा रहा होता है ताकि एव और एलेक्स को ढूंढ पाए कि वो ठीक है भी या नहीं, क्योंकि मॉल में जाने से पहले ही एव ने उसे बता दिया था कि वो किसी काम से मॉल में जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं ना, तभी कुछ लोग जो धुएं के अंदर फंसे होते हैं वो उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं और उन पर गन तानते हुए कहते हैं कि ये गाड़ी हमें दे दो, यहाँ से हमें बाहर निकलना है वरना हम तुम्हें मार देंगे। पर मियाँ जो गाड़ी चला रही होती है वो तो सीधे गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उन सभी को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है, क्योंकि हालात ही ऐसे हो चुके थे कि लोग सिर्फ खुद की जान बचाना ही देख रहे थे, जो कि एक हिसाब से सही भी था। लेकिन धुएं में स्पीड तेज होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी वहीं पर पलट जाती है। किस्मत से किसी को गहरी चोट तो नहीं आती, पर अभी अचानक दोस्तों गाड़ी के सारे कांच भी धुएं की वजह से अपने आप टूटने लगते हैं। तभी सारे लोगों को चर्च की बैल बजने की आवाज आती है, तो सभी उसी आवाज की ओर जाने लग जाते हैं ताकि चर्च में जाकर खुद को बचा सके। भागते हुए मिया को वो महिला भी दिखाई देती है जिसके घर में वो पैसे लेने के लिए गई थी। वो महिला मिया को मेरी बच्ची कहकर बुला रही होती है। मिया तो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो महिला तो काफी टाइम पहले मर चुकी है, लेकिन अभी वो उसे अपनी आंखों के सामने दिख रही है। तो मिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है। मिया को लगता है कि शायद मैंने ज्यादा नशा कर लिया है, इसलिए मुझे ये भ्रम हो रहा है, या फिर सब धुएं का असर होगा। जो भी है, मुझे ऐसी चीजें क्यों दिख रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी दोस्तों ब्रेन आकर उसको संभालता है और तुरंत उसको चर्च में लेकर जाता है। चर्च में आने के बाद उन्हें वहां मैरी और कोनर भी दिखाई देते हैं। कोनर मिया और ब्रेन को जेल से बाहर देखकर केविन को ही चिल्लाने लग जाता है कि तुमने इन अपराधियों को बाहर कैसे निकाला, वो भी मेरी परमिशन के बगैर। मिया तो कोनर को गालियां देते हुए कहती है कि तुम हमें वहां मरता हुआ छोड़कर भाग गए थे, मेरा बस चले ना तो यहीं पर तुम्हें मार डालो। ये सुनकर कोनर आग बबूला हो जाता है कि एक अपराधी की इतनी हिम्मत कि वो पुलिस वाले को धमकाए, इसीलिए वो गुस्से में वहीं हथकड़ी से उसे बांध देता है। इधर एब और दूसरा बंदा सिक्योरिटी हॉल के पास आते हैं और तुरंत उसके अंदर जाकर दोस्तों गेट बंद कर देते हैं। इसके बाद उन्हें भागते हुए सिक्योरिटी रूम तक जाना था,
जहाँ रेडियो रखा हुआ है। इसीलिए दोनों बड़ी मुश्किल से भागकर सिक्योरिटी रूम तक आने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो दूसरा बंदा रेडियो चालू करके पुलिस को नहीं बल्कि किसी और लोगों के साथ ही संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। ऐब तो हैरान रह जाती है आखिर ये संपर्क किससे कर रहा है। ऐब को उस बंदे के पास एक गन भी दिखाई देती है जिसको उसने छुपा के रखा हुआ था। तो वो उससे कहती है हमें रेडियो बाकियों के पास लेकर जाना चाहिए, शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो वो बंदा कहता है कि तुम निकलो यहाँ से, लेकिन मैं और रेडियो यहीं पर रहेंगे, अगर ज्यादा बड़बड़ की ना तो यहीं पर मार डालूंगा। एफ समझ चुकी थी कि ये बंदा उसके साथ देने नहीं बल्कि यहाँ रेडियो खुद इस्तेमाल करने के लिए आया था। शायद ये अपने गैंग मेंबर्स को संपर्क कर रहा है, इसीलिए एफ रेडियो को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। ये देखकर वो बंदा उसके पीछे पड़ जाता है और इसी हाथापाई में रेडियो गिरकर टूट भी जाता है। आखिरी उम्मीद भी उनकी खत्म हो जाती है। रेडियो के टूटते ही वो बंदा एब से तो लड़ने लगता है। एब भी उसका मुकाबला करती है, लेकिन वो बंदा उस पर भारी पड़ जाता है। तब एब उसकी गन छीन कर उसे वहीं पर कर देती है खत्म, और वो गन चुपके से अपने पास रख लेती है ताकि क्या पता आगे इसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन जान खतरे में डालकर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ और वो खाली हाथ मॉल में निराश होकर पहुंच जाती है। सभी उससे कहते हैं कि रेडियो कहाँ है और वो बंदा तुम्हारे साथ गया था वो कहाँ है, लेकिन एब झूठ कह देती है कि वो बंदा मुझसे अलग हो गया था, उसके बाद मैंने उसको देखा नहीं और वो रेडियो भी खराब था, चल नहीं रहा था। ये सुनने के बाद तो सारे लोग निराश हो जाते हैं कि अब क्या करें। अब रात को सभी मॉल के अंदर सो जाते हैं इस उम्मीद में कि अगली सुबह कोई अच्छी खबर आ जाएगी। लेकिन जब रात को जे बाथरूम जाने के लिए उठता है ना, तो जो चीज उसको बाथरूम में दिखाई देती है उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि बाथरूम के अंदर 2 लोगों की लाशें थी जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी हो। लेकिन आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, किस वजह से लोग मारे जा रहे हैं? क्या धुएं के अंदर कोई छुप कर बैठा हुआ है जो लोगों की जान ले रहा है, या फिर धुआं ही ऐसा है जो लोगों को खुद के कंट्रोल में लेते हुए उन्हें अपनी जान देने पर मजबूर कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई इस चीज से सर्वाइव कर पाएगा? या मिल होता है जो कि अपनी वाइफ एब और बेटी एलेक्स को ढूंढने में लगा हुआ है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में कार का एक्सीडेंट होने की वजह से केविन, एड्रियन, ब्रैन और मिया चर्च में आ जाते हैं, पर केविन को यहाँ रुकने का मन नहीं होता। उसे मालूम है कि एलेक्स और एब तो मॉल में है, उन्हें बचाने तो जाना ही होगा, लेकिन जाने के लिए गाड़ी भी तो चाहिए कोई। तभी केविन को चर्च के बाहर एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है जो कि लॉक्ड है। अब चाबी तो केविन के पास होने से रही, इसीलिए वो ये आइडिया लगाता है कि वो इस बारे में मिया से बात करेगा। अब मिया तो खानदानी चोर लगती है, गाड़ियां भी उसने चुराई होंगी, वायर में छेड़छानी करके कैसे गाड़ी को चालू किया जाता है उसे जरूर आता होगा, इसीलिए मुझे एक बार मिया से बात करनी चाहिए। अगर वो गाड़ी चालू कर देगी तो बढ़िया हो जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों मॉल में जे को दिखाते हैं, उसको 2 लोगों की लाश मिली होती है। तो मैक्स और बाकी आकर लाशों को अच्छे से चेक करते हैं ताकि उनके बारे में जान सके। तो चेक करने के दौरान उन्हें उनके पास से मिलिट्री बैज मिलता है। इसका मतलब कि ये दोनों सोल्जर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। मैक्स हैरान रह जाता है कि मिलिट्री वाले यहाँ पर कर क्या रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलिट्री वाले कोई सीक्रेट वेपन को टेस्ट कर रहे हैं जो असफल रहा? हो सकता है ये भी, और अब उससे लोगों की जान जा रही है। ये राज तो यही बता सकते थे, पर दोनों ने खुद को ही मार लिया। इसीलिए अब मैक्स मॉल के अंदर सारे लोगों से कहता है कि आप सभी की तलाशी ली जाएगी, हमें 2 सोल्जर्स की लाश मिली है। हो सकता है कि आप लोगों में से भी कोई सोल्जर हो जो खुद की आइडेंटिटी को छुपा रहा हो, क्योंकि अगर हमें कोई सोल्जर मिल गया तो वही हमें बता सकता है कि बाहर चल क्या रहा है। ये सुनकर एक बंदा पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स और बाकी उसे पकड़ लेते हैं। एंड ये क्या दोस्तों, चेक करने पर उसके पास भी मिलिट्री का बैच मिलता है। वो बंदा कहता है कि जिन 2 की आपको लाशें मिली है वो मेरे सीनियर्स थे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। मैंने नया नया मिलिट्री ज्वाइन किया है, अगर कुछ होता भी है तो वो लोग मुझे नहीं बताते, इसलिए मुझे छोड़ दो। ये सुनकर वो उस बंदे को तो आजाद कर देते हैं, लेकिन जो इनको एक लीड मिली थी ये जानने की कि धुआं क्या है, ये उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि इस सोल्जर को पता ही नहीं है। इधर चर्च में मैरी का दिमागी संतुलन बिगड़ने लग जाता है। वो कहने लगती है कि मुझे जेम्स दिखाई दे रहा है, उसकी आत्मा मेरे सामने मौजूद है, हम सभी मरने वाले हैं, अगर जिंदा रहना है तो जब वो आएगा हमें उसके सामने झुक कर रहना होगा। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मैरी का भगवान पर से भरोसा उठता जा रहा है। उसको ये लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो शायद कोई शैतान आएगा लोगों को बचाने के लिए, और इसीलिए वो कह रही है कि जब शैतान आएगा तो उसके सामने झुकेंगे हम, और जो सर झुकाएगा वो जिंदा बच जाएगा। इस तरह की वो फालतू की बातें करती है। साथ ही बाकियों को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करती है कि मेरा साथ दो जिससे तुम जिंदा बच सकते हो, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तो वहीं ब्रैन और मिया को चर्च के बेसमेंट के अंदर लॉक कर दिया जाता है, लेकिन केविन दरवाजे के बाहर से उससे पूछता है कि मिया क्या तुम वायर में उंगली करके कुछ गाड़ी स्टार्ट कर सकती हो? अगर कर सकती हो तो मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। जिस पर मिया अंदर से जवाब देती है, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझे बाहर निकालो तो सही, मैं गाड़ी क्या सब कुछ चालू कर दूंगी। इसलिए केविन तरीका ढूंढने लग जाता है कि कैसे वो मिया को और ब्रैन को बाहर निकाल पाए। इधर मॉल में दोस्तों 2 बंदे अपने दिमाग का 100% हिस्से का इस्तेमाल करके ये आइडिया लगाते हैं कि क्यों ना हम दोनों सोल्जर्स की लाशों को मॉल के बाहर कर दें और अंदर से देखेंगे कि कौन धुएं के अंदर छुप कर बैठा हुआ है। जो
लोगों को मार रहा है, इसीलिए वो सभी से छुपकर दोनों सोल्जर्स की लाशों को ट्रॉली में डालकर मॉल के बाहर कर देते हैं। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी लाश वैसे की वैसे पड़ी होती है, मानो जो भी धुएं में मौजूद है ना, उसे सिर्फ जिंदा इंसान पसंद है, ना कि मरे हुए। दूसरी तरफ चर्च में मैरी सारे लोगों से कहती है कि देखिए, अगर आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मेरे यहाँ पर रुकने का कोई फायदा भी नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो चर्च के बाहर निकल जाती है और एक बंदा बेचारा जो उसको रोकने के लिए जाता है कि चलो अंदर बाहर खतरा है, तभी दोस्तों कुछ बटरफ्लाई जैसा वहां पर आता है और उसके कान में घुस जाता है। इस चीज से उस बंदे को काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है और फिर वो चीज उसके कान से होते होते उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में चलने लगता है। सच में दिल दहलाने वाला सीन होता है। इसके बाद देखते देखते उस बंदे का शरीर फट जाता है और उसके अंदर से वो बटरफ्लाई जैसा कुछ विंग्स बाहर निकल कर आ जाते हैं। बिल्कुल किसी डीमन जैसा लग रहा होता है वो, लेकिन इस चीज से उसको इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वो बंदा तो मर गया, लेकिन बाकी मिलकर मैरी को अंदर ले आते हैं। बेचारा बचाने वाला मारा गया और मरने वाला बच गया। कमाल है। अब इस चीज से मैरी को एक वजह मिल जाती है। वो कहती है, देखा ना आप लोगों ने, ये क्रिएचर था, वो शैतान था जो आने का संकेत दे रहा है। अगर हमें जिंदा रहना है तो खुद को तैयार रखना होगा, उसके सामने सर झुकाने के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा, शायद इससे हम बच जाएं। इधर मॉल में दोस्तों सारे लोगों को पता चल जाता है कि सोल्जर्स की लाशों को इन दोनों ने ही बाहर किया है, इसीलिए सभी दोनों बंदों की खूब धुलाई भी करते हैं कि क्या जरूरत थी बिना परमिशन के मॉल का गेट खोलकर उन लाश को बाहर फेंकने की, इससे धुआं भी तो अंदर आ सकता था। इस तरह की उनको डांट पड़ती है। तो मैक्स सभी से कहता है कि देखो, अगर हम सबको यहाँ जिंदा रहना है तो एक रूल बनाना पड़ेगा, वो रूल सभी फॉलो करेंगे और रूल ये होगा कि जो भी बाकियों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी हरकत करेगा उसको मॉल से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। और जैसा कि अभी इन दोनों ने किया है, ये पहली बार का था इसलिए माफ किया जाता है, लेकिन अगली बार अगर ऐसी हरकत हुई ना तो वो इंसान मॉल में नहीं रहेगा। अब ये सुनने के बाद एव कहती है कि मुझे ये रूल फॉलो नहीं करना, किसी की गलती के लिए उसको मौत के मुंह में थोड़ी डाल सकते हैं हम, ये सही नहीं है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, आप लोग चाहो तो अपना ये रूल आराम से फॉलो कर सकते हो। इसके बाद वो एलेक्स के साथ वहां से जाने लगती है। तभी उसका देखा देखी 2-3 लोग और भी करते हैं कि हम भी ये रूल मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो सभी मॉल से निकल जाते हैं और मॉल के बाजू में एक छोटी दुकान होती है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं और किस्मत से वहां पर भी वो धुआं मौजूद नहीं होता। अब यहाँ चर्च का फादर एड्रियन से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि डूम्सडे आने वाला है, यानी कि कयामत वाला दिन, जिसमें सारे लोग मारे जाएंगे। बचेंगे वो जिनका भगवान पर सच्चा भरोसा होगा। भगवान सभी इंसानों से प्यार करते हैं, इसलिए ये हमें अच्छा मौका मिला है, हमें उनके करीब आकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। एड्रियन को तो भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, फिर भी वो फादर से कहता है कि देखो, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, आप मुझे भी धार्मिक बना दो। इसलिए फादर एड्रियन के ऊपर कुछ रिचुअल वगैरह करते हुए उसको पवित्र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक वो ये रिचुअल कर रहे होते हैं ना, तब तक एड्रियन फादर के जेब से बेसमेंट की चाबी निकाल लेता है, क्योंकि वो तो सिर्फ चाबी लेने के लिए ही ये सारा नाटक कर रहा था। और फिर चाबी मिलते ही एड्रियन, केविन, ब्रैन और मिया चर्च से भाग निकलते हैं। लेकिन मिया वायर में उंगली करके गाड़ी तो स्टार्ट कर देती है, लेकिन गाड़ी भी तभी स्टार्ट होगी ना जब उसमें पेट्रोल होगा। उस गाड़ी में कुछ भी पेट्रोल नहीं होता। अब ये देखकर चारों का दिमाग खराब कि यार क्या किस्मत पाई है, इतनी मेहनत से यहाँ पर आए थे, सभी खत्म हो गया। तभी केविन कहता है कि एक सेकंड, पास ही में पेट्रोल पंप है, हम वहां पर चलते हैं, क्या पता वहां पर कोई गाड़ी हमें मिल जाए जिसमें पेट्रोल डला हुआ होगा, तो उसकी मदद से हम जल्दी निकल जाएंगे। इसीलिए सभी 1, 2, 3 गिनती करके पूरी रफ्तार के साथ पेट्रोल पंप की ओर भागते हैं, जहाँ रास्ते में उनको एक बंदे की लाश भी दिखाई देती है जिस पर किसी ने अभी अभी हमला किया था। काफी देर तक भागने के बाद वो सभी पेट्रोल पंप तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उनके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है। पर दोस्तों तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें एक बंदा बैठा होता है। वो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर आया था। साथ ही वो केविन और बाकियों को देखकर उन्हें अपने बेटे की फोटो दिखाता है और उनसे पूछता भी है कि क्या तुम लोगों ने इसको कहीं देखा है, न जाने कहाँ चला गया, मैं उसे काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। वो फोटो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आते समय जिसकी लाश उन्हें अभी मिली थी ना, वो इसी बेचारे फोटो वाले लड़के की थी, यानी कि उस बंदे का बेटा मर चुका है। पर केविन अभी उसको ये दुखद खबर नहीं बताता, क्योंकि उसको इस बंदे की गाड़ी चाहिए ना, इसीलिए सीधा बता देने पर उसका बेटा मर चुका है तो वो गाड़ी लेकर चला जाएगा। तो केविन पहले उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है और उसे कुछ खाने पीने को भी देता है। अब अगले सीन में यहाँ एव और बाकी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन्हीं में एक छोटी बच्ची भी मौजूद होती है। उसको कहानियों के बगैर नींद ही नहीं आती, तो एलेक्स उसे किताबों की दुकान पर ले जाने लगती है, जो दुकान मतलब जहाँ पर वो अभी मौजूद है ना, उसके सामने ही है वैसे। इसीलिए एलेक्स और वो बच्ची दोनों दुकान पर आने के बाद अच्छी अच्छी किताबें ढूंढने लगते हैं। तो वहीं चर्च में दोस्तों मैरी का पागलपन
तो बढ़ता ही जाता है। फादर उससे कहता है कि तुम अभी चर्च में मौजूद हो भगवान के सामने, उनके सामने भी तुम शैतानों की बातें कैसे कर सकती हो, इसलिए ये सारी चीजें छोड़ो और भगवान के प्रति अपना भरोसा पक्का करो, इससे तुम्हें फायदा होगा। लेकिन मैरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ वो दो बंदे दोस्तों जिन्होंने सोल्जर्स की लाश को मॉल के बाहर फेंका था, वो अपना छोटा दिमाग फिर से चलाते हुए ये कहते हैं कि लाश बाहर रखने से हमें मार पड़ी, इसलिए एक काम करते हैं, बाहर से लाश अंदर लेकर आ जाते हैं, इससे सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों बेवकूफ फिर से मॉल का दरवाजा खोलकर हुक की मदद से वो ट्रॉली अंदर खींचने लगते हैं जिसमें लाश मौजूद होती है। काफी देर की मेहनत करने के बाद एक ट्रॉली तो वापस अंदर आ जाती है, लेकिन दूसरी ट्रॉली किसी चीज में फंस जाती है। अब वो फंसी थी या धुएं वाले शैतान ने उसको पकड़ के रखा हुआ था, इसका इनको कुछ देर के बाद पता चलने वाला था। और होता ही ऐसा है, दोनों में से एक जो महा बेवकूफ बंदा है ना, वो अकेला बाहर चला जाता है ताकि ट्रॉली को हाथ से अंदर लेकर आए, पर ये उसकी जिंदगी की बस आखिरी गलती साबित हो जाती है। बाहर जाते ही वो धुएं में कहीं गायब, और आती है तो सिर्फ उसकी चीखें। ये देखकर वो दूसरा वाला बंदा तुरंत ही मॉल में आकर दरवाजा बंद कर लेता है कि मेरा दोस्त तो गया काम से, कम मेरी तो जान बच गई। पर तभी उसका दोस्त बाहर से अंदर की ओर आकर गिरता है, जिसको किसी चीज ने बड़ी बेरहमी से मारकर दरवाजे के जरिए अंदर फेंक दिया था। पूरा शरीर खून में सना होता है। इस चीज से पहला वाला जो दोस्त है ना, वहां से तुरंत भाग जाता है ताकि अपनी जान बचा पाए। भागते भागते वो मॉल के बाहर आकर किताबों की दुकान से होकर गुजरता है, जहां उसको रास्ता दिखाई देता वहीं से भाग जाता। पर इससे होता यह है कि किताब की दुकान का दरवाजा टूट जाता है, जिससे धुआं तेजी से दुकान के अंदर भरने लगता है। उस समय दुकान पर एलेक्स और वो बच्ची अभी भी मौजूद होते हैं, जहां धुएं ने दोनों को घेर लिया होता है। दोनों अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं ताकि एव के पास जा पाए। वहीं एव और बच्चे की माँ दोनों अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत देर भी हो चुकी है और उन्हें यह खबर भी मिल जाती है कि उस दुकान पर धुआं आ चुका है। तभी वो बच्ची भागते भागते अपनी माँ के पास आ जाती है, लेकिन वो बच्ची अभी कांच के बाहर ही मौजूद थी, अंदर नहीं आ पाई थी। तभी दोस्तों वहां कोई अजीब सा फिगर आ जाता है जो काफी बड़ा और डीमन जैसा दिखता है। उसको देखकर वो बच्ची बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाती है। बच्ची की माँ चिल्लाते हुए उसको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वो बच्ची उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो डीमन फिगर उस बच्ची को सबके सामने मार डालता है। यानी कि दोस्तों यही है वो चीज जो धुएं के अंदर रहता है और लोगों को मारने का काम कर रहा है। ये इंसानों को तो मार सकता है, साथ ही कीड़ों और जानवरों को भी अपने कंट्रोल में लेकर आ सकता है। तभी तो अजीब अजीब कीड़े भी इंसानों को मारने पे तुले हुए हैं। उस याद होगा आपको ऑफिसर को कॉकरोचेस ने मार डाला था। थोड़ी देर पहले एक वो जो बटरफ्लाई जैसा था उसने इंसान की जान ले ली, और ब्रेन के कुत्ते को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। तो हो सकता है कि डीमन ने किसी खतरनाक जानवर को कंट्रोल में लाकर ही उस कुत्ते को मारा हो। थोड़ा थोड़ा सीरीज का मेन प्लॉट दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है। अब अपनी बच्चे को आंखों के सामने मरता हुआ देखकर वो माँ तो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन अब एव को इंतजार था एलेक्स के आने का, क्योंकि वो अभी तक नहीं आई थी। इसके बाद वो डीमन फिगर एलेक्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि उसको मार सके। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो डीमन फिगर एलेक्स को हाथ तक नहीं लगाता, बल्कि वो उसे वहां से जाने देता है। ये तो नाइंसाफी हो गई यार, बड़ी अजीब बात भी। लेकिन उसने एलेक्स को क्यों छोड़ा, शायद हमें आगे पता चलेगा, सस्पेंस है। इसीलिए एलेक्स भागकर अपनी माँ के पास आ जाती है, जहाँ एव अपनी बेटी को जिंदा देखकर बड़ी खुश होती है। दूसरी तरफ केविन के पास जो आदमी आया था ना गाड़ी लेकर, मिया और बाकी उसको कह देते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा मर चुका है, केविन ने तुमसे झूठ कहा था, तुम्हें ना बताने के लिए कहा था, वो इसीलिए ताकि तुम उदास ना हो जाओ। लेकिन हमें यहाँ से अभी निकलना होगा और इसके लिए हमें तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है, इसलिए बेटे की तलाश छोड़ो और हमारे साथ चलो ताकि हम सब सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि तुम लोग झूठ कह रहे हो ताकि मेरी गाड़ी ले सको, मेरा बेटा जिंदा है, वो नहीं मर सकता, मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए। मिया आप गाड़ी को इस तरह जाने तो नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो और बैन उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे चाबी छीनने की कोशिश भी करते हैं। पर ये क्या, उस आदमी के पास होती है गन, और हाथापाई की वजह से वो गन से गोली निकलकर सीधे ब्रेन के पेट में जाकर लग जाती है। इससे वो वहीं पर घायल, उसका बहुत ज्यादा खून भी बहता है। मिया कहती है कि अब तो गाड़ी दे दो, हमें ब्रेन को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा वरना वो मारा जाएगा। बेटे के मरने के बाद वो आदमी भी जीना नहीं चाहता था, इसीलिए वो आदमी अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है और खुद अकेले ही पैदल अपने बेटे की तलाश में निकल जाता है ताकि उसकी गाड़ी की मदद से कम ये लोग तो यहाँ से बच पाए। ये देखकर केविन उसका शुक्र अदा करता है और फिर सारे लोग तुरंत वहां से सबसे पहले हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं। इधर दोस्तों मॉल में जो दोस्त बचकर वापस आ गया था, सारे लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें तो रूल पता था ना कि जो बाकियों की जान खतरे में डालेगा उसको बाहर जाना होगा, पहले भी तुम्हें माफ किया था लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें मॉल से जाना होगा। ये सुनकर वो काफी डर जाता है और सभी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सारे लोग मिलकर उसको मॉल से बाहर कर देते हैं, इसीलिए वो दोस्त डरते डरते वहां से चला जाता है। अब सीधे हॉस्पिटल में आने के बाद दिखाते हैं दोस्तों इन लोगों को किस्मत से वहां पर जनरेटर मौजूद होता है जिस वजह से ब्रेन का इलाज किया जा सकता है, इसीलिए सारे डॉक्टर्स तुरंत ब्रेन के इलाज में लग जाते हैं। काफी देर तक चलने वाले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर एक अच्छी खबर
देता है कि ब्रेन की जान बच चुकी है। सुनकर सभी खुश होते हैं। अब केविन हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोगों को एलेक्स और एव की फोटो दिखाकर कहता है कि क्या आप लोगों में से किसी ने इनको देखा कहीं? अगर देखा है तो प्लीज बता दीजिए। लेकिन सभी से उसको ना में जवाब मिलता है, किसी ने भी उन दोनों को नहीं देखा था। ऐसे ही केविन तलाश करते करते जब एक वार्ड के अंदर आता है तो वहां उसको उस वार्ड में उसका भाई दिखाई देता है जिसके पेट के अंदर कुछ घुसा हुआ था। तब वो बताता है कि धुएं की वजह से जब मैं भाग रहा था तो कुछ बदमाशों ने मुझ पर हमला कर दिया ताकि मुझे लूट सके। इसी हाथापाई में मेरे पेट में ये घुस गया। डॉक्टर ने कहा कि वो मेरा इलाज नहीं कर सकते क्योंकि जिस कमरे में इक्विपमेंट रखे हुए हैं इलाज के लिए वो वाला कमरा धुएं से भरा हुआ है, इसीलिए मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन केविन कहता है कि कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। पर तब उसके भाई को केविन के पास एक गन दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि केविन मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर दो, मुझे शूट करके मार दो क्योंकि ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं मरना चाहता हूँ। ये सुनकर केविन को काफी बुरा भी लगता है और भागते हुए वो सीधे डॉक्टर के पास आकर कहता है कि देखिए कोई तो तरीका होगा मेरे भाई को बचाने का। डॉक्टर कहता है कि किसी को उस कमरे में जाना होगा जहाँ पर वो धुआं मौजूद है, वहीं पर जांच करने की मशीन है और उससे ही पता चलेगा कि किस हिस्से पर कट लगाना है, कहाँ पर क्या करना है। उसके बगैर अगर हमने ऑपरेशन किया तो वो तो पक्का मर जाएगा और अगर नहीं किया तो 2 दिन में इन्फेक्शन से तो मर ही जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि देखो मैं जाऊंगा अपने भाई को लेकर उस कमरे में, बस आप हेडफोन के जरिए मुझे बताते रहना कि मुझे क्या क्या करना है। हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होने वाला, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। जिस पर डॉक्टर मान जाता है दोस्तों और वो दोनों हेडफोन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद केविन अपने भाई को स्ट्रेचर पर लटाकर उसी कमरे की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में धुआं काफी ज्यादा गहरा भी हो जाता है, पर तब भी केविन जैसे तैसे उस कमरे के अंदर आने में कामयाब होता है। वहां पर आकर सबसे पहले डॉक्टर उसे बताता है कि देखो सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होगा, उसके बाद ही वो चीज निकाली जा सकती है। तो केविन एनेस्थीसिया इंजेक्शन डालकर अपने भाई की चोट के आसपास इंजेक्ट कर देता है और फिर बाकी जांच करने के बाद वो आखिरकार वो चीज निकालने में सफल हो जाता है। लेकिन उसको निकालते वक्त काफी ज्यादा खून भी बह जाता है। तो डॉक्टर के कहे मुताबिक केविन घाव के अंदर क्लॉटिंग स्पॉन्ज डाल देता है ताकि खून बहना रुक जाए। इसके बाद अब अपने भाई को लेकर केविन को बाकी डॉक्टर्स के पास जाना होगा जो आगे का इलाज करेंगे। इसीलिए केविन अपने भाई से कहता है कि चिंता मत करो, देखो सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो तुरंत धुएं से होते हुए बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जमीन पर गिरे खून पर पैर रखने से केविन फिसल जाता है, जिससे स्ट्रेचर ही पलट जाता है दोस्तों और केविन की भाई की चोट और ज्यादा गहरी हो जाती है। केविन बेचारा अपने भाई को उठाने की कोशिश करता, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। धुएं की वजह से कई सारे लीच वहां पर आने लग जाते हैं जो केविन के भाई के शरीर में घाव के जरिए घुस जाते हैं। उसका भाई केविन से कहता है कि मरना चाहते हो क्या मेरे साथ, जाओ भाग जाओ यहाँ से। केविन को अपने भाई की तकलीफ देखी नहीं जाती कि वो दर्द से चिल्ला रहा है, इसीलिए मजबूरन अपने भाई की तकलीफ को कम करने के लिए वो उसे शूट कर देता है। जिसके बाद वो वहां से हॉस्पिटल से सुरक्षित कमरे में आ जाता है। इतनी मेहनत और तकलीफ से केविन ने वो चीज निकाली, लेकिन तब आ चुका था क्योंकि ब्रेन को गोली लगी थी ना और उसी के इलाज के लिए सभी हॉस्पिटल आ गए थे। तो वहीं आपने देखा कि एलेक्स भी धुएं का शिकार हो गई थी, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि धुएं वाला डीमन फिगर उसे कुछ नहीं करता, जिस चीज से सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर एलेक्स कैसे बच गई। वेल तो इस पार्ट की शुरुआत में ब्रेन जब हॉस्पिटल में मौजूद होता है तो उसको एक वार्ड के अंदर एक और बंदा दिखाई देता है जिसका नाम भी ब्रेन होता है। वो बंदा पहले वाले ब्रेन को देखकर उससे कहता है, तुम जॉना हो ना, तुम ही ने मुझ पे हमला किया था और तुम मेरा सोल्जर का बैज लेकर भाग गए थे। अब ये सुनकर तो ब्रेन हैरान रह जाता है कि मेरा असली नाम जॉना है क्या, और मैं तो कब से समझ रहा था कि मेरा नाम ब्रेन है। ये सब मेरी याददाश्त न होने की वजह से ही हो रहा है। और तब असली ब्रेन जॉना पर हमला कर देता है दोस्तों। जॉना भी उसके ऊपर हमला करता है जिसमें वो ब्रेन को बेहोश करने में कामयाब भी हो जाता है। यानी कि दोस्तों अभी तक जिसको हम ब्रेन समझ रहे थे वो तो असल में जॉना है जिसने असली ब्रेन नाम के सोल्जर पर हमला करके उसके कपड़े और बैज वगैरह ले लिए थे। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जॉना है कौन, ये शायद हमें आगे पता चलेगा। इधर केविन को हॉस्पिटल के किसी कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है, मानो वहां पर किसी को मारा जा रहा हो। ये सुनकर केविन उसी ओर चला जाता है। वहां आते उसको डॉक्टर दिखाई देता है जिसने अपने एक पेशेंट को बंदी बना के रखा हुआ है और वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। केविन तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन वो कुछ भी सोच समझ पाता इससे पहले डॉक्टर उस पर हमला करके उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जिससे केविन हो जाता है बेहोश। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को उसी पेशेंट की तरह बंदी पाता है। वो डॉक्टर से कहता भी है कि ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, जाने दो मुझे। तब डॉक्टर बताता है कि मैंने एक खास तरह की दवा बनाई है जिसको मैं पेशेंट्स पर टेस्ट करता हूँ। मैं उस दवा को पेशेंट के अंदर डालने के बाद उन्हें धुएं में छोड़ देता हूँ ताकि जान सकूं कि मेरी दवा की मदद से वो लोग धुएं से बच पाते हैं या फिर नहीं। मैंने कई लोगों पर टेस्ट किया और अब अगली बारी तुम्हारी है। फिर वो केबिन के अंदर भी अपनी बनाई हुई दवा डालकर उसको हॉस्पिटल के बाहर कर देता है।
केविन तो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उसको धुएं की वजह से बड़ी अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। डॉक्टर कह रहा होता है कि अभी तक तो लोग सिर्फ 30 सेकंड्स तक ही धुएं में जिंदा रह पाए हैं, क्योंकि 30 सेकंड से पहले ही धुएं की वजह से वो मारे जाते हैं। लेकिन केविन पहला ऐसा इंसान है जो मेरी दवा की वजह से धुएं के अंदर एक जगह होने के बावजूद भी 2 मिनट तक जिंदा है, मतलब कि मेरी दवा काम कर रही है। यही सोचकर वो खुश होता है। तो वहीं केविन की तो जान निकली जाती है, पर सही टाइम पर जोना और एड्रियन आकर डॉक्टर पर हमला कर देते हैं और तुरंत केविन को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आते हैं, जिससे बचती है उसकी जान। दूसरी तरफ मिया गाड़ी लेकर अपने उसी घर में आती है जहां पर वो पहले रहा करती थी, ताकि जो पैसे घर में छुपे हैं उनको निकाल पाए। उस घर में रहने वाला आदमी तो मर चुका था, पर पैसे अभी भी वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही वो पैसे लेकर जाती है ना, तभी वहां पर वही महिला आ जाती है जो कि मिया को हमेशा दिखाई देती है और यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि वो महिला मिया की माँ है। लेकिन मिया उससे सख्त नफरत करती है, क्योंकि वो कभी भी मिया को अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं दे पाई। मिया की माँ कहती भी है कि मुझे माफ कर देना, जो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें मार देती हूँ। इसके बाद हम दोनों हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। ये सुनकर मिया तो डर जाती है कि ये किस तरह की बातें हो रही है, और जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर दोबारा हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन तभी हॉस्पिटल के जनरेटर की बैटरी खत्म हो जाती है। इससे सारे ऑटोमेटिक दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे धुआं हॉस्पिटल के अंदर भी आ जाता है और फिर हॉस्पिटल में भी अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स जब कमरे में होती है, तभी कोई वो कमरा बंद कर देता है और पेट्रोल डालकर कमरे के अंदर आग लगा देता है, ताकि अंदर ही एलेक्स मारी जाए। लेकिन तब वहाँ पर जे आता है और अपनी जान पर खेलकर एलेक्स को बचा लेता है। एलेक्स को लगता है कि जे ने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब हीरो बनने के लिए ऐसा कर रहा है शायद। लेकिन जे उससे कहता है कि देखो, पार्टी में मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं जानता हूँ जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं था, लेकिन मैंने नहीं किया वो चीजें। अगर मैंने कुछ भी गलत किया होता तो अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाने के लिए कभी नहीं आता। ये सुनकर एलेक्स को थोड़ा थोड़ा जे की बातों पर भरोसा हो जाता है कि शायद जे सही कह रहा है। वहीं चर्च में अब धीरे धीरे करते हुए लोग मैरी की बातों में आने लग जाते हैं कि शायद वो सच कह रही है, मतलब वो पागलों वाली बातें। जैसा कि वो कहती है कि हमें वही करना चाहिए, इससे हमारी जान बच सकती है। इस चीज से फादर बड़े परेशान हो जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे लोगों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा, और ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकता। इसीलिए मैरी को गलत साबित करने के लिए फादर मैरी से आकर कहता है कि क्यों ना हम एक चैलेंज करें, मैं और तुम, हम दोनों चर्च के बाहर जाएंगे। अगर तुम्हारा शैतान सही हुआ तो वो तुम्हें बचा लेगा, और अगर मेरा भगवान सही हुआ तो मैं बच जाऊंगा। इससे लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि उन्हें तुम्हारी बातों पर भरोसा करना चाहिए या फिर मेरी बातों पर। ये सुनकर मैरी इस चैलेंज के लिए तैयार हो जाती है, इसीलिए फादर और मैरी दोनों चर्च के बाहर आ जाते हैं। मैरी आंख बंद करके आराम से खड़ी होती है, उसको भरोसा होता है कि उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फादर बाहर आते ही डर जाता है। उसकी डर की वजह से वो धुआं उसको अपनी चपेट में ले लेता है। इसके बाद वहाँ पर 4 घुड़सवार आते हैं, जो फादर का वैसे भ्रम है, और वही चारों घुड़सवार फादर को मारकर उसको घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं। इसके बाद मैरी आराम से चर्च में वापस आ जाती है, और ये देखकर तो अब सारे लोगों का भरोसा हो चुका था शैतान पर कि हमें मैरी को फॉलो करना चाहिए, जो वो कहेगी हम वही करेंगे, क्योंकि वही मसीहा बनकर हमें बचाने के लिए आ रही है। इधर केविन और बाकी भागते भागते हॉस्पिटल के उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पागलों को रखा जाता है। यहाँ पर हाल फिलहाल धुआं मौजूद नहीं होता, इसलिए वो सभी कुछ देर आराम करने का यहीं पर सोचते हैं। वहीं पर निक नाम का एक डॉक्टर भी होता है जो उनको रहने की जगह भी देता है। इसके बाद तो मिया हॉस्पिटल से कुछ नशे वाली दवा खा लेती है, क्योंकि वो उसकी एडिक्टेड थी और नशे के बगैर उसे चैन नहीं आता। फिर जोना उसको वहीं पर बांध देता है ताकि नशे में वो किसी और को या फिर खुद को ही नुकसान ना पहुंचा दे। जब नशे में मिया अजीब तरह से चिल्लाती है ना, तब ये देखकर जोना को उसकी कुछ मेमोरीज याद आने लग जाती है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद से ही जोना की याददाश्त कम हो गई थी। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट क्या था, क्यों वो जोना पर किया गया, इसके बारे में उसे कुछ याद नहीं है फिलहाल। अब रात गुजारने के बाद जैसे केविन और बाकी मॉल के लिए निकलने वाले होते हैं, तब उन्हें एड्रियन कहीं दिखाई नहीं देता। उसको ढूंढने पर उन्हें अलग अलग अलमारी में लोगों की लाशें मिलती हैं जिन्हें निक ने मार दिया था। पागलों का इलाज करते हुए उस निक का भी दिमागी संतुलन दोस्तों बिगड़ चुका था। उसी ने एड्रियन को भी बंदी बनाया होता है। अब निक को तो ये लग रहा था कि लोग पोजेशन का शिकार हैं, शैतान लोगों को पजेस करके मार रहा है, उसी शैतान ने एड्रियन को भी पजेस कर लिया है। ये थी निक की सोच, और वो ये भी सोचता है कि अगर मैं एड्रियन को मार दूं तो वो शैतान भी मर जाएगा, इसीलिए वो एड्रियन को मारना चाहता है। लेकिन सही टाइम पर केविन आकर एड्रियन को फाइनली बचा लेता है और निक पर हमला करके उसकी भी जान ले लेता है। इसके बाद ये सभी हॉस्पिटल से भाग निकलते हैं
और तब रास्ते में जैसे ही एड्रियन का घर आता है, वो केविन को गाड़ी रोक देने को कहता है ताकि कम से कम वो एक बार अपने माता पिता से तो मिल ले। लेकिन अंदर आने के बाद एड्रियन को उसकी माँ मृत दिखाई देती है, जिसको उसी धुएं ने मार डाला। लेकिन हाँ, उसके पिता जिंदा होते हैं, जो अभी भी एड्रियन से गुस्सा है कि वो यहाँ पर अब क्यों आया है। दूसरी तरफ मॉल के अंदर एलेक्स और जे धीरे धीरे करते हुए एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। दोनों एक साथ समय बिताते। इस चीज से ऐब को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, इसलिए वो गुस्से में जे को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वो दोबारा एलेक्स से ना मिल पाए। लेकिन एलेक्स और जे के करीब होने से सिर्फ ऐब को ही नहीं बल्कि उस बच्ची की माँ को भी गुस्सा आ जाता है, जिसकी बच्ची के साथ आपको याद होगा एलेक्स एक बार किताब लेने के लिए गई थी, लेकिन बीच रास्ते में धुएं ने उसको मार दिया था और एलेक्स बच गई थी। इसीलिए बच्ची की माँ मॉल के अंदर आकर सारे लोगों से कह देती है कि मुझे लगता है एलेक्स हमसे कुछ छुपा रही है। आखिर उस धुएं ने उस दिन उसे मारा क्यों नहीं? हमें एलेक्स को धुएं के हवाले कर देना चाहिए। क्या पता वो धुआं एलेक्स को लेने ही आया हो और उसको ले जाने के बाद ही शायद वो हमको छोड़ देगा। ये सुनकर तो सारे लोग मिलकर सोच में पड़ जाते हैं कि बात तो सही है, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। ये भी लोग कहते हैं हम ऐसे ही एलेक्स को धुएं के हवाले नहीं कर सकते। ये सुनकर उस बच्ची की माँ फिर गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ एड्रियन और उसके पिता की फिर से बहस हो जाती है, इसलिए गुस्से में एड्रियन अपने पिता को ही शूट करके मार देता है। गोली की आवाज को सुनकर केविन जब अंदर आता है ना, तो एड्रियन खुद के हाथों पर भी कट लगा देता है और रोते हुए केविन से कहता है कि मेरे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए खुद का बचाव करने के चक्कर में मुझे गोली चलानी पड़ी। हम मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। केविन कहता है अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं हूं ना, तुम मेरे परिवार की तरह हो। लेकिन तभी केविन को एड्रियन के कमरे से फिजिकल ताकत बढ़ाने वाली एक दवा मिलती है। ये देखकर वो केविन से कहता है ये दवा तुम्हारे पास क्या कर रही है? तब एड्रियन उससे कहता है कि केविन मुझे माफ कर देना, लेकिन असल में एलेक्स के साथ गलत काम करने वाला जे नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने ही उसके साथ वो सब किया क्योंकि मैं अकेला था, मुझे कोई साथी चाहिए था। और ये सुनकर तो अब केविन का दिमाग खराब हो जाता है। वो एड्रियन को मारने लगता है, लेकिन एड्रियन तो केविन को शूट करके घर से बाहर भाग जाता है और मिया और बाकियों के पास आकर कहता है कि केविन नहीं रहा, मेरे पिता ने केविन की जान ले ली। ये सुनकर सभी उदास हो जाते हैं और वहां से मॉल के लिए निकल जाते हैं ताकि मॉल जाकर कम से कम केविन के परिवार वालों को उसके बारे में पता तो चल पाए। लेकिन असल में केविन मरा नहीं होता, वो जिंदा ही था। इधर उस बच्ची की माँ जब मैक्स के केबिन में आती है तो उसको वहां पर काफी सारा खाना दिखाई देता है, जिसको मैक्स ने खुद के लिए छुपा के रखा हुआ था, और बाकियों से कहता है कि खाना खत्म हो चुका है। बच्ची की माँ कहती है कि मैं जाकर सभी को इसके बारे में बताऊंगी कि तुमने सभी के हिस्से का खाना छुपा के रखा हुआ है। ये सुनकर मैक्स तो डर जाता है और बच्ची की माँ पर भी हमला करके उसकी जान ले लेता है। लेकिन तभी वहां पर कई सारे लोग आ जाते हैं। उनको देखकर मैक्स उनसे झूठ कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो ये मरी हुई थी और अब मैंने उस समय एलेक्स को यहाँ से भागते हुए देखा था। मतलब कि पक्का एलेक्स ने इसकी जान ली होगी, क्योंकि इसने एलेक्स की शिकायत की थी ना हमसे, तो शायद एलेक्स ने इसको मार डाला। ये सुनकर मॉल के सारे लोगों का गुस्सा सातों में आसमान पर पहुंच जाता है और गुस्से में वो सभी मैक्स की बात पर यकीन करके एलेक्स को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि उसकी जान ले पाए। अब अगले सीन में मैरी कोनर से कहती है देखो मुझे लगता है ना कि वो धुआं है ना जो इंसानों में से जो भी बुरे लोग हैं उन्हें खत्म करने के लिए ही आ रहा है। तो क्या तुम ऐसे इंसान को जानते हो जिसने कुछ बुरा किया हो? ये सुनकर कोनर जे के बारे में बताता है कि उसने एलेक्स नाम की लड़की के साथ गलत काम किया है। तब मैरी कहती है हमें अभी के अभी जे के पास जाना होगा। अगर हम उसको धुएं के हवाले कर देते हैं तो शायद धुएं को वो चीज मिल जाएगी जिसकी वो तलाश में है, और तुम्हारे इतने बड़े बलिदान की बदौलत वो हम सबको जिंदा छोड़ सकता है। दोस्तों साफ पता चल रहा है कि ये मैरी सठिया गई है, जो मन में आ रहा वो बके जा रही है, और उसकी बातों से प्रेरित होकर कोनर भी इस चीज के लिए मान जाता है कि वो जे को धुएं के हवाले कर देगा तो इन सभी को राहत मिल जाएगी। अब उसको एक सीक्रेट रास्ता भी पता होता है जो कि सीवर लाइन से होकर मॉल की ओर जाता है, इसलिए सभी उसी रास्ते से मॉल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर केविन जब बेहोश होता है ना, तब उसके पास वही दो कम अकल के दोस्तों में से एक आता है। याद होगा आपको वो दो जो मॉल में थे दोस्तों, वही। और फिर एक बचा था, उसको मॉल वालों ने बाहर कर दिया। उसका नाम है विक्टर और वो एड्रियन के घर इसीलिए आया ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। वहाँ वो केविन को देखकर उसको संभालता है और कहता है कि मैंने अभी कुछ लोगों को गाड़ी से जाते हुए देखा। ये सुनकर केविन समझ जाता है कि एड्रियन ने सभी से झूठ कहा होगा और उसने अपनी बातों में उनको मनवा भी लिया होगा, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए और वो पक्का सीधे शायद एव और एलेक्स के पास ही गए होंगे। कहीं ये एड्रियन उन सभी को नुकसान न पहुंचा दे, मुझे तुरंत मॉल में पहुंचना होगा। ये इसकी सोच होती है दोस्तों। अब गाड़ी तो इनके पास है नहीं, इसीलिए वो विक्टर से कहता है कि देखो मॉल यहाँ से ज्यादा दूर तो है नहीं, हम भाग कर जाएंगे और थोड़ी दूर आने के बाद आराम करने के लिए किसी भी घर में घुस जाएंगे। इस तरह से हमें मॉल तक का सफर पूरा करना होगा। काम बड़ा खतरे वाला है, लेकिन जान बचानी है तो ये खतरा मोल लेना पड़ेगा। इसीलिए विक्टर भी उसकी बातों में आ जाता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद जब वो एक घर में रुकते हैं,
तब उस घर में मौजूद एक आदमी केविन और विक्टर को खतरा समझकर उनको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन केविन तुरंत उस आदमी पे हमला करके उसको ही मार गिराता है, जिससे फिर दोनों की जान बच जाती है। साथ ही उस आदमी के पास उसकी गाड़ी की चाबी भी होती है, इसीलिए वो दोनों उस आदमी की गाड़ी लेकर आराम से मॉल के लिए निकल जाते हैं। इधर एव को तो पता चल जाता है कि सभी मेरी बेटी एलेक्स को मारने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए वो एलेक्स को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देती है। और तब थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें सामने एड्रियन दिखाई देता है, जिसको देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। वो उससे केविन के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, तो एड्रियन कहता है कि अफसोस केविन मर चुका है, मुझे बचाने के चक्कर में उसकी जान चली गई। ओ, ये सुनकर एव और एलेक्स का बुरा हाल हो जाता है रो रो कर। तभी वहाँ पर मैक्स और बाकी एलेक्स को ढूंढते ढूंढते आने लग जाते हैं, इसलिए ये सभी वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ एव ने जे को बंदी बना के रखा हुआ था। तो वहीं जॉना जब कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढता है, तभी वहाँ वही सोल्जर आ जाता है जिसके दोनों सीनियर को मार दिया गया था। वो जॉना को देखते उस पर हमला कर देता है और उसको बंदी बनाकर उससे कहता है, आखिर कहाँ थे आप, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। जॉना कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या हुआ था। तब वो सोल्जर कहता है कि मैं तो आपको 8 सालों से जानता हूँ, डॉक्टर ने आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आप एक आर्मी सीनियर ऑफिसर है। जॉना कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था और क्यों किया गया था मुझ पर? सोल्जर कहता है कि मुझे तो इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन डॉक्टर आपको बता सकती हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अंजाम दिया था। वो एक्सपेरिमेंट इसी धुएं से रिलेटेड है। अगर आपको सच्चाई जाननी है कि आप कौन है और ये धुआं क्या चीज है, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। जॉना हैरान रह जाता है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसीलिए वो उस सोल्जर की बातों में आकर उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर कॉनर और मैरी मॉल में आ जाते हैं ताकि जे को धुएं के हवाले कर पाए, इसीलिए वो दोनों जे को ढूंढने में लग जाते हैं। और कुछ देर के बाद जो मैक्स है ना, वो भी कॉनर के साथ शामिल हो जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वो कमरा मिल जाता है जिसमें जे, एलेक्स और बाकी लोग छुपे होते हैं। उस कमरे के अंदर कॉनर जे को देखकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और बाकी लोग एलेक्स और एव को पकड़ भी लेते हैं। यहाँ पर वो एड्रियन को जाने देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एड्रियन कौन है। अब कॉनर जे को मॉल के गेट के पास लेकर आ जाता है। जे को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। कॉनर कहता है कि देखो मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना, लेकिन आज जो तुम करने वाले हो ना इंसानियत के लिए, उससे सारी दुनिया को तुम पर गर्व होगा, तुम दुनिया को बचाओगे। जे को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता। इससे पहले कॉनर जे को मॉल के बाहर करते हुए गेट बंद कर देता है। जे तो चिल्लाते रह जाता है कि पिताजी मैंने क्या किया है, आप मुझे बाहर कैसे कर सकते हैं, अंदर आने दो मुझे। लेकिन कॉनर उसकी एक नहीं सुनता। इस पर जे अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। मैरी कॉनर से कहती है, तुम्हारे बेटे का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हम सब बच जाएंगे, अब सब कुछ खत्म होने वाला है और फिर पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ मॉल के सारे लोग एव और एलेक्स को बाहर निकालने की कोशिश में होते हैं। एलेक्स कहती है कि आखिर हमने किया क्या है, तुम सब हमें मारना क्यों चाहते हो? तो सारे लोग उसको बताते हैं कि तुमने उस बच्ची की माँ को मार डाला, तुम हम लोगों को भी मार डालोगी, इसलिए तुम्हें बाहर मरना होगा या फिर यहाँ से अभी कभी निकल जाना होगा। बता दो कि तुम चाहती क्या हो। दोनों के लाख समझाने पर भी कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। वहीं केविन भी दोस्तों अब मॉल के अंदर आ चुका था। वहां आते ही उसको एड्रियन दिखाई देता है और एड्रियन तो केविन को देखकर यकीन ही नहीं कर पाता कि ये जिंदा कैसे बच गया। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन केविन उसको पकड़कर बहुत ज्यादा मारता है और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन वो जैसे उसको जान से मारने वाला होता है, तब एड्रियन उससे कहता है कि मुझे पता है एलेक्स और एव कहाँ पर है, उन दोनों को मॉल के लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे मारते रहोगे तो उनको नहीं बचा पाओगे, क्या पता शायद वो अभी तक मर भी गए हों। ये सुनकर तो केविन भागते भागते एलेक्स और एव के पास आ जाता है, जिसको देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उनको तो पहले एड्रियन ने ये बताया था ना कि केविन मर चुका है, लेकिन वो फिलहाल जिंदा है। केविन सारे लोगों को मारते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एलेक्स और एव को बाहर निकालने की। लेकिन बाकी लोग उसको रोक कर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने एक इंसान की जान ली है, इसके बाद क्या पता वो हमें भी मार ले, इसीलिए हम ऐसी बच्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम भी निकलो इनके साथ। इतना कहकर वो तीनों को मॉल के बाहर भगा देते हैं। ये देखकर केविन सभी को विक्टर के पास ले जाने लगता है, क्योंकि उसके पास गाड़ी मौजूद है। लेकिन रास्ते में ही एलेक्स को वो धुआं पकड़ लेता है। वो धुआं उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिससे एलेक्स की हालत खराब हो जाती है, पर उसे कुछ हो पाता इससे पहले जे वहां पर आकर उसको साइड कर देता है। लेकिन इससे वो धुआं पूरे गुस्से के साथ जे पर भी हमला कर देता है। केविन और बाकी एलेक्स को तो लेकर जाते हैं, लेकिन जे वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। बेचारे को शुरू से एक गलत इंसान की तरह दिखाया गया, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो एलेक्स से सच्चा प्यार करता था और उसी को बचाने के चक्कर में बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ तक कि उस कमरे में जब आग लगी थी, तब वो आग भी दोस्तों उस बच्ची की माँ ने लगाई थी ताकि एलेक्स को मार सके, पर जे ने उस टाइम भी अपनी जान पर खेलकर एलेक्स को बचाया था। बेचारी एलेक्स जे की मौत से एकदम दुखी हो जाती है।
साथ ही एव को भी काफी ज्यादा बुरा लग जाता है क्योंकि केविन ने उसको एड्रियन की सच्चाई बता दी थी कि एड्रियन ने हमारी बेटी के साथ गलत किया था, जे ने नहीं। अब केविन गाड़ी में सवार होकर गाड़ी सीधे मॉल के दरवाजे से टकरा देता है ताकि मॉल में मौजूद सारे लोग धुएं के कारण मारे जाएं, क्योंकि सभी ने एलेक्स और एव को मारने की कोशिश जो की थी। दरवाजा टूटते ही धुआं तेजी से अंदर आ जाता है, जिससे एक के बाद एक करते हुए मॉल के सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन दरवाजे के अंदर ही केविन की गाड़ी जाकर फंस जाती है। तब कॉनर वहां पर आकर उस गाड़ी को बाहर निकालता है। एलेक्स उसको भी अपने साथ गाड़ी में शामिल कर लेती है। इसके बाद वो सभी वहां से इस शहर से दूर चले जाने के लिए चल जाते हैं कि क्या पता शायद दूसरे शहर में धुआं ना हो और वहां जाकर हमारी जान बच जाए। साथ ही साथ धुआं मॉल में आने से मैरी भी इस बार उसका शिकार हो जाती है, जिससे धुआं उसको भी अपनी चपेट में लेकर मार देता है। यानी कि जो भी मैरी ने कहा था वो सब गलत ही था। गलत तो था ही। धुआं कभी मैरी की बात तो मानता ही नहीं था। वो तो उस टाइम बस किस्मत की वजह से फादर मारा गया और मैरी बच गई, लेकिन इस बार जब अच्छे से वो धुएं की चपेट में आ गई तो उसकी भी जान चली गई। अब केविन और बाकी जब आगे बढ़ते हैं तब उन्हें सामने से एक ट्रेन आते हुए दिखाई देती है। ट्रेन के अंदर कुछ सोल्जर्स कुछ इंसानों को यहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं और वो सारे इंसान वैसे जिंदा होते हैं और कैदी भी लग रहे हैं, मानो कि मारने के लिए उन्हें यहाँ पर फेंक दिया गया हो। ये देखकर केविन और बाकियों को यकीन नहीं होता कि आखिर ये था क्या। इसके बाद हमें जोना को दिखाया जाता है जो सोल्जर के साथ जा रहा था ताकि जान सके कि उस पर कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था और धुएं का राज क्या है। उसी की गाड़ी में एड्रियन भी छुपा हुआ था। इसी सीन के साथ ये सीरीज का सीजन 1 दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाता है। अब रुकिए जरा, मुझे पता है कि आपके मन में काफी सवाल होंगे, लेकिन सीरीज ने सारे सवालों के जवाब सीजन 2 के लिए छोड़ दिए कि आखिर वो धुआं क्या था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, क्यों सोल्जर यहाँ पर कैदियों को लाकर फेंक रहे थे। लेकिन सीजन 2 तो रिलीज हुआ ही नहीं, इसलिए हमें हमारे सवालों के जवाब अभी तो नहीं मिल पाएंगे। और जितना सीरीज को देखकर हम समझे वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मिलिट्री वालों ने इस छोटे से शहर को चुना अपने किसी खास तरह के वेपन को टेस्ट करने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स वही धुआं होगा। वो धुआं कुछ ऐसा है जो इंसानों को भ्रम दिखा सकता है और जानवरों को बेकाबू कर सकता है। इसीलिए जानवर और कीड़े वगैरह बेकाबू होकर इंसानों को मारने लगे और इंसानों को जब भ्रम दिखाई देते तो वो उन्हीं भ्रम का शिकार होकर मारे जाते। उनको ऐसा लगता कि कोई चीज उनको मार रही है, लेकिन वो भ्रम दिमाग पर हमला करके इंसान की जान ले लेता। मिलिट्री ने ऐसा वेपन इसीलिए बनाया होगा ताकि दुश्मन शहर में छोड़कर पूरे शहर को ही खत्म कर दे। साथ ही सीरीज के आखिर में और लोगों को इसलिए लाया गया ताकि उन पर भी चेक किया जा सके कि ये धुएं का असर किस तरह से हो रहा है। और हो सकता है जब तक मिलिट्री वालों का ये टेस्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक वो इंसानों को यहाँ लाकर मारते रहेंगे इसी तरह। और ऐसा ही टेस्ट सबसे पहले जोना पर किया